So today we are going to solve Sainik School previous year question paper of 2019 section social science. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके अंदर एंड दिस इज द रीजन कि मैं चाह रही हूँ कि आज पहले हम ये सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं एंड देन वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक पार्लियामेंट. चलिए नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मैं ये सारे ही क्वेश्चंस आपको कई बार क्लास में बता चुकी हूँ, कई बार करवा चुकी हूँ. चलिए हरियाणा, रीड द स्लाइड. Yes, ma'am. The chairman of the drafting committee of India Constitution was. Ma'am, the answer is Dr. B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar. Keep this thing in mind. drafting committee के चेयरपर्सन कौन थे? Dr. B.R. Ambedkar. और वैसे चेयरपर्सन कौन थे of Constituent Assembly? मैम मोतीलाल नेहरू. Yes, Vedant. मैम पंडित जवाहरलाल नेहरू. अच्छा. Yes, Vedant. मैम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. Yes. And when the Constituent Assembly was working as a legislative assembly, then कौन थे chairperson? No. Open your notes of class first, preamble and Constituent Assembly. When Constituent Assembly was working as a constitutional body, then the chairperson was Dr. Rajendra Prasad. And when it was working as a legislative assembly, as I told you that Constituent Assembly was assigned two works. First with making of constitution and second उसको कैसे वर्क करना था? As a legislative assembly, means पार्लियामेंट की तरह वर्क करना था. तो उस वक्त कौन उसको चेयरपर्सन कौन थे, कौन चेयर कर रहा था? जी.वी. मावलंकर. नोट डाउन कर लीजिए अगेन. इतनी बार मैं ये क्वेश्चन पहले भी आपको करा चुकी हूँ. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दो फंक्शन कर रही थी. एक मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तब कौन चेयरपर्सन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. एंड जब वो वर्क कर रही थी एज अ लेजिस्लेटिव असेंबली, पार्लियामेंट की तरह वर्क कर रही थी, बिकॉज उस टाइम पे हमारे कोई इलेक्शन नहीं हुए थे, कोई गवर्नमेंट हमारे पास नहीं थी. एंड दिस वाज द रीजन कि सारे जो मेन पर्सन, मेन लीडर, मेन स्कॉलर्स थे, वो सारे आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे. तो वही ये सारा का सारा काम कर रही थी. सेकेंड थिंग, हमारे फर्स्ट इलेक्शन कब हुए थे? इन विच ईयर? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है. इन विच ईयर? No one. First election was held in India in which year? Note down this question also. This is too important question. बहुत बार आ चुका है, आता रहेगा continuously. There are some questions जो continuously repeat हो रहे हैं. Note down करते जाइए. आगे भी जब आप और आगे सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा. चलिए, तो यहाँ पे हो गया. फॉर नाउ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वॉज चेयरपर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी. अभी तो अपने आप नोट्स ऐसे खोलते हो जैसे मैन्युस्क्रिप्ट्स खोल रहे हो. कोई एक नोटबुक बना लो ना किसी हर सब्जेक्ट की, कि जब भी बैठो बस उसी को ओपन करके देखना है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. आदित्य, यू आर गोइंग टू रीड. By the late of 18th century, East India Company was trying to expand the cultivation of indigo. ऑप्शंस तो रीड करिए. ओपियम, इंडिगो, कॉटन, टी. वैसे ऑप्शन दोनों ही ठीक है. ओपियम भी ठीक है एंड इंडिगो भी ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू सैनिक स्कूल इंडिगो जब आप सर्च करोगे ना तो दोनों ही, मतलब वो अफीम उगाने में भी इंटरेस्टेड थे और नील की खेती भी वो ज्यादा करवाए थे. बट फॉर नाउ आंसर इज इंडिगो. यस वेदांत, कुछ कहना है आपने? मैम फर्स्ट इलेक्शन कब हुए थे? 1951-52. बहुत बार रिपीट हुआ और रिपीट होता रहेगा. और सर्टेन मतलब गिने चुने ही क्वेश्चन है. अब इसमें आया है क्वेश्चन. चलिए, हु इज गोइंग टू रीड? लव, आप रीड करेंगे. रीड दिस स्लाइड. Gajendra. EVMs were used for first time in the general elections. Option number A 2001, option number B 2002,
ऑप्शन नंबर सी 2003, ऑप्शन नंबर 4 2004। अब इसमें से क्या क्वेश्चन बन रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ईवीएम का फुल फॉर्म बताइए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईवीएम? यस गौरगोवे। यस, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नोट डाउन, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है और होता रहेगा। और फर्स्ट वैसे तो 1982 से स्टार्ट हो चुका था, 2001 में भी हुआ है, 2 में भी हुआ है, बट हम कहेंगे ओवरऑल सारी की सारी जितनी भी सीट थी 543 सीट से कब हुआ है, तो वो कब हुआ है? यस नील, काफी दिनों बाद आपने क्लास अटेंड करी। Yes, ma'am, that's what I'm saying, ma'am. I joined after so many days. So, ma'am, Yes. can you please tell what in which chapter we are doing? Today we are solving 2019 previous year question paper of सैनिक स्कूल। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट वी विल डू पार्लियामेंट। अभी तक वी हैव डन सम टॉपिक्स ऑफ सिविक्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। यू कैन चेक द गूगल क्लासरूम एंड गेट द रिकॉर्डेड लेक्चर्स फ्रॉम देयर। So please prepare your notes, okay? बाकी जब हम रिवीजन करेंगे then definitely we will continue those topics. हाँ जी, what is the answer of question number 103? Yes, Aditya. Ma'am, 2001. Okay. Anyone else? Yes, Neeti. Yes, Ariana. Ma'am, 2004. Yes, 2004. चलिए फुल फॉर्म भी लिख लीजिए इसकी। ये क्वेश्चन, कुछ तो क्वेश्चन ऐसे हैं कि टिप्स पे लर्न होने चाहिए, कहीं नहीं जाने चाहिए ये क्वेश्चन। फर्स्ट इलेक्शन कब हुए, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे, कौन चेयरपर्सन था ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हेन इट वाज मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन। सम क्वेश्चंस शुड बी लर्न ऑलवेज। सो 2004 में ऑल ओवर द इंडिया जो हुआ था, सारी की सारी जितनी भी 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी वहाँ पे सब जगह ओवरऑल इंडिया में 2004 में हुआ है। वैसे तो 1982 से स्टार्ट हो चुका था, बीच में भी कई बार कई जगह पे यूज हुआ था। चलिए अब पहले तो मुझे ये बताइए, इस क्वेश्चन को हम बाद में रीच करते हैं। लोकसभा में टोटल कितने मेंबर हो सकते हैं और एट प्रेजेंट कितने हैं? एंड ऑल्सो राज्यसभा में कितने मेंबर्स हो सकते हैं, एट प्रेजेंट कितने हैं? किसको पूरा यस डाटा पता है? ये बताइए नील। मैम, लोकसभा में 252 मेंबर्स होते हैं। ओके। मैम, प्रेजेंट में वो नहीं पता, प्रेजेंट में कितने हैं। यस नीति। Ma'am, can I say? यस प्लीज। Ma'am, in Lok Sabha, total 552 members are there, and 538 members are elected by union territories and states, and 2 members are nominated by Anglo-Indian community by president. अब देखो ये जो 2 एंग्लो वाला कंसेप्ट है ना, ये कब का रिमूव हो चुका है नीति। अब एट प्रेजेंट ये कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है। अभी हम पार्लियामेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ही, तो उसमें मैं आपको और डिटेल में कराऊंगी। फॉर नाउ आप ये नोट डाउन कर लीजिए कि मैक्सिमम 552 हो सकता है इन लोकसभा। एट प्रेजेंट कितना है? 543। नोट डाउन करते जाइए, अब ये फिगर भी कहीं नहीं जाना चाहिए। और ये जो 2 एंग्लो इंडियन वाला भी नीति ने बोला, वो थे इससे पहले लोकसभा की जो मेंबर थे 545 थे, बट अब 2 एंग्लो इंडियन वाला कंसेप्ट रिमूव हो चुका है बाय द 104th अमेंडमेंट एक्ट। अब ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, हट गया ये प्रोविजन। ओके नीति, ये प्रोविजन अब आपका हट चुका है। अब ऐसा कोई प्रोविजन एट प्रेजेंट नहीं है, 2 एंग्लो इंडियन वाला हट चुका है बाय द 104th अमेंडमेंट। 104th अमेंडमेंट था ही इससे रिलेटेड, इसके बाद ये 2 एंग्लो इंडियन वाला कंसेप्ट हट चुका है। लोकसभा में टोटल कितने मेंबर हो सकते हैं? 250 and 250 members. हाँ, एंड एट प्रेजेंट वी आर हैविंग Ma'am, present. ओके, किसी और को पता है? समवन इज रेजिंग हैंड। यस वेदांत। मैम 233। टोटल मेंबर्स बताइए मुझे। मैम टोटल मेंबर्स राज्यसभा 250 एंड एट प्रेजेंट 233। पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है तुम लोगों के। कितनी बार ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही जब हमने 21 का जो सैंपल पेपर सॉल्व करा था उसमें मैंने आपको बताया था एट प्रेजेंट 245 मेंबर्स है।
अब जो 233 वाला आप कह रहे हो ना, 233 ठीक है इलेक्टेड होते हैं, और उसमें से 12 कितने क्या होते हैं, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से है, ठीक है। तो लोकसभा में टोटल 552 मेंबर्स होते हैं, एट प्रेजेंट 543 है। राज्यसभा में टोटल 250 मेंबर होंगे मैक्सिमम, एट प्रेजेंट वी आर हैविंग 245 मेंबर्स। अब इन 245 में से भी 233 इलेक्टेड एंड 12 मेंबर्स क्या हैं आपके, नॉमिनेटेड। जो आर्ट, लिटरेचर, साइंस, इसमें कुछ डिस्टिंग्विश सर्विसेज होती है जिनकी सर्विसेज प्रेसिडेंट को लगता है कि हाँ हमें प्रोवाइड होनी चाहिए, और ऑल्सो ये चुनाव के पचड़ों से वो लोग दूर रहें, बट वो इतने इंपॉर्टेंट लोग हैं कि उनकी सर्विसेज हमारे पास होनी चाहिए। तो दिस इज द रीजन कि क्या है, ये कंसेप्ट रखा गया है। चलिए अब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हु इज गोइंग टू रीड, चलिए वेदांत आप रीड करिए। Yes, ma'am. There are dash elected members in Rajya Sabha. कितने Option इलेक्टेड A, मेंबर है? 5. Option A 543. Option B 272. Option C 233. Option D 260. व्हाट इज द राइट ऑप्शन? कितने इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं? Ma'am, 233. 233 because 12 are nominated, they are not elected. So चीजें different हैं. They are asking about elected. If they ask about the nominated, then you have to go for the 12 members. And if they ask the total current strength of Rajya Sabha, then it is going to be 245. Okay? चलिए next question. यहाँ पे मैंने सारी डिटेल्स देख ली है, नोट डाउन कर दी है स्लाइड में। आई विल शेयर द पीडीएफ, आप वहां से भी नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए चेतन आप रीड करिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन। Minerals that lie at shallow depth are taken out by removing the surface layer. This is known as open cast mining, shaft mining, drilling, all of the above. अब जो कुछ मिनरल्स होते हैं उनको शैलो डेप्थ से निकालना है, ज्यादा गहराई में नहीं जाना है। तो मिनरल वाला टॉपिक हमने करा था, तो क्या लगता है आपको क्या आंसर हो सकता है? यस सिद्धांत आप बताइए। Ma'am, can I tell? हाँ प्लीज। Ma'am, I think ma'am open cast mining. ओके आदित्य क्या ऑप्शन है आपका? सिद्धांत क्या ऑप्शन है आपका? मैम ऑप्शन ए, ओपन कास्ट माइनिंग है। ओपन कास्ट माइनिंग, फाइन ठीक है। ये देखिए यहाँ पे भी देखिए, आपको ये पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा ओपन कास्ट माइनिंग, या फिर इसको हम और क्या कहते हैं, ओपन पिट माइनिंग भी कहा जाता है। ओपन कास्ट माइनिंग को ज्यादा गहराई में नहीं खोदा जाता है, एंड देन वी कैन गेट द मिनरल। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अब इसमें क्वेश्चन कौन रीड करेगा? सिद्धांत रीड करेंगे। चलिए सिद्धांत रीड दिस स्लाइड। The complainant has a right to get a free copy of the FIR from the police. FIR क्या होता है? What is the full form of FIR? Ma'am, first in report. First in report. No. Yes Vedant, yes Neil, yes Saket. First information report. And ma'am, first investigation report. Okay. साकेत आपका क्या ऑप्शन है? मैम फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। अब इसका जो है फुल फॉर्म नोट डाउन कर लीजिए बहुत अच्छे से। द फुल फॉर्म ऑफ FIR इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, नोट डाउन दिस क्वेश्चन ऑल्सो, आगे भी आपसे पूछा जाएगा। अब इसमें क्या होता है, सपोज जब हम कंप्लेन कराते हैं तो हमें क्या है, एक फ्री कॉपी मिलनी चाहिए। अब ऐसा कोई प्रोविजन हमने कहाँ पढ़ा है? कहीं पढ़ा है फंडामेंटल राइट्स में, या फिर पॉलिटिकल राइट, या इकोनॉमिक राइट, या फिर लीगल राइट? क्या है ये? व्हाट इज दिस? किस में आएगा ये? दिलबर आप बताओगे? किस में है ये दिलबर? फंडामेंटल राइट है ये? हमने रीच करा था कहीं फंडामेंटल राइट्स में इसको? कृष्णम पॉलिटिकल पॉलिटिकल राइट पता है क्या होता है? पॉलिटिकल राइट का मीनिंग होता है कि हम वोट देंगे जब 18 प्लस के हो जाएंगे ना, ऑल्सो हम वोट में खड़े हो सकते हैं। यस आदित्य। सॉरी मैम, सॉरी लीगल राइट। मैम ऑप्शन बी लीगल। यस लीगल राइट। क्यों लीगल राइट हो गया? फंडामेंटल राइट मैंने आपको सारे पढ़ाए, उसमें कहीं FIR की कोई बात नहीं आई है। दिस इज नॉट ए फंडामेंटल राइट।
ऑल्सो पॉलिटिकल राइट क्या होता है ये मैंने आपको समझाया था व्हेन वी वर डूइंग प्रीएम्बल। ऑल्सो इकोनॉमिक राइट्स क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया था जब हम लोग प्रीएम्बल कर रहे थे। तो अब यही ऑप्शन बचता है बिकॉज इन तीनों में ही ये कंसेप्ट फिट नहीं हो रहा है एंड दिस इज द रीजन दैट वी विल गो फॉर लीगल राइट्स। तो कॉपी लेना, फ्री कॉपी और फर्स्ट इंफॉर्मेशन FIR की जो फ्री कॉपी कंप्लेनेंट को प्रोवाइड होनी चाहिए एंड दिस इज हिज और हर लीगल राइट। चलिए, और ये कौन से सेक्शन में आता है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC। CRPC बेसिकली है प्रोसीजरल लॉ, समझ लीजिए आपके लॉ एंड जस्टिस सिस्टम भी है आपके कंसेप्ट में। दो तरीके का लॉ होता है, सब्सटेंटिव लॉ होता है एंड प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ में आपको बता दिया जाएगा, लाइक IPC में बता दिया कि मर्डर के लिए क्या पनिशमेंट है, धारा 302 में क्या बात कही गई है, बट अब उसके लिए पूरा प्रोसीजर क्या फॉलो होगा वो नहीं पता। तो वो प्रोसीजरल लॉ जो है वो क्या है क्रिमिनल लॉ के लिए, दैट इज CRPC। तो दो चीजें हो गई फॉर क्रिमिनल लॉ, IPC एंड CRPC। IPC मीन्स इंडियन पीनल कोड एंड CRPC मीन्स क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो इसके सेक्शन 154 में ये बात कही गई है, 154 के क्लॉज 2 में कि एक कॉपी FIR की प्रोवाइड होनी चाहिए। FIR का फुल फॉर्म अभी भी क्लियर कर लो, दिस इज इंफॉर्मेशन एंड नॉट इन्वेस्टिगेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट कौन रीड करेगा? अब ये अगेन फंडामेंटल राइट्स में से कुछ नहीं पढ़ रहे हो आप, बस ये पढ़ लो। क्वेश्चन आपके हर बार घूम फिर करके 10 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, हर एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है। चलिए हरियाणा, रीड दिस स्लाइड। Which article of the Constitution states that untouchability has been abolished? Ma'am, Article 17. That's it. अगर पूरा नहीं कर रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है सॉरी फंडामेंटल राइट्स करने का, तो आप बस ये आर्टिकल 17 पढ़ लो। दिस इज रिलेटेड टू अनटचेबिलिटी। द न्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, अगर आपके पास पूरा टाइम नहीं है, वैसे तो फंडामेंटल राइट्स आप पढ़ लो तो अच्छी बात है, अच्छे से उसको समझ लीजिए। इन केस अगर नहीं है टाइम एंड बस आपको एग्जाम क्लियर करना, उस पर्सपेक्टिव से रीड करना है, तो आर्टिकल 17 स्टडी कर लीजिए, दैट्स एनफ। 14 में इक्वलिटी है, 15 और 16 में क्या है विधान? आर्टिकल्स सब तो टिप्स पे लर्न होने चाहिए। यस हरियाणा, व्हाट इज इन आर्टिकल 15 एंड 16? Ma'am, in Article 15, it is given a prohibition of discrimination on caste, religion, or gender, and in Article 16, equality of opportunity should be given to all the people, like on the basis public of employment? caste. Yes, ma'am. In the public employment. Okay, तो दोनों ही आर्टिकल आपके डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है। वैसे टिप्स तो लर्न होनी चाहिए, पता नहीं मेरे बच्चे रहते कहाँ पे है, मुझे ऐसा समझ में नहीं आया। चलिए अब अगेन इसमें से कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। किसका टर्न नहीं आया? चलिए नील आप रीड करिए। Yes, ma'am. Ma'am, the Marathi newspaper Kesari was edited by ma'am, option A, Bipin Chandrapal. बिपिन चंद्रपाल, यहीं पे रुक गए। चलिए वेदांत। No, ma'am, I am just saying the answer. हाँ, बाल गंगाधर तिलक। यस, बाल गंगाधर तिलक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केसरी एंड मराठा दोनों ही न्यूज़पेपर कौन एडिट कर रहे थे? बोथ न्यूज़पेपर्स वर एडिटेड बाय बाल गंगाधर तिलक। अब इसमें से एक और क्वेश्चन जो बनता है, हमेशा कई बार आता है। फर्स्ट तो केसरी किसमें था? केसरी पब्लिश होता था इन मराठी एंड मराठा पब्लिश होता था इन इंग्लिश। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। दोनों ही न्यूज़पेपर केसरी एंड मराठा फर्स्ट पब्लिश्ड बाय और एडिटेड बाय बाल गंगाधर तिलक। कौन सी लैंग्वेज में क्वेश्चन आ चुके हैं? केसरी मराठी में आता था, और जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे शायद मराठी ही लिखी हुई है, ये देखिए। तो ये केसरी न्यूज़पेपर किसमें आ रहा है? मराठी में आ रहा है। एंड जो मराठा न्यूज़पेपर था वो किसमें पब्लिश होता था? इंग्लिश में पब्लिश होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 109 क्वेश्चन। चलिए नीति आप रीड करिए। The difference between the birth rate and the death rate is called natural growth rate, normal growth rate, actual growth rate, none of this. Ma'am, कर चुके हैं। हाँ जी, व्हाट इज आंसर नीति? Ma'am, normal growth rate. ओके, किसने? दिलबर, क्या बात है दिलबर, चुप क्यों बैठे? ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। दिलबर कह, मैं पीछे वाले इतने बोलते हैं मैम, मैं कहाँ से बोलूं? हाँ जी संतोष बताइए, व्हाट इज द राइट आंसर? मैम, एक्चुअल
ग्रो रेट। बस सारे रॉन्ग ऑप्शन पिक कर लो तुम लोग। हाँ आर्यना? मैम नेचुरल ग्रोथ रेट। नेचुरल ग्रोथ रेट हम ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। अगेन सैनिक स्कूल के एग्जाम में ये क्वेश्चन ट्वाइस रिपीट हो चुका है। चांसेस आर देयर कि अगेन रिपीट हो। ठीक है, तो अब क्या होता है, पहले तो हम देख लेते हैं कि डेमोग्राफिक डिवाइडेड जो होता है कि बेसिकली सोशियोलॉजी से रिलेटेड कंसेप्ट है। थोड़ा सा करेंगे हम आगे भी, पॉपुलेशन वाला टॉपिक जब हम करेंगे तो ये कुछ एक जो डाटाज है या किस तरीके से फॉर्मूलाज है हम लोग एक बार स्टडी करेंगे। सो क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट में जो डिफरेंस होता है उसको हम नेचुरल ग्रोथ रेट डालते हैं। अब देखिए उसका फॉर्मूला अभी फिलहाल के लिए मैं आपको बता देती हूँ, बातें जब हम करेंगे पॉपुलेशन वाला टॉपिक तब मैं आगे भी आपको बताऊंगी। सो एक साल में कितने बर्थ हुए हैं बिहाइंड द 1000 टोटल पॉपुलेशन, 1000 लोगों के पीछे कितने बच्चे पैदा हुए हैं, ये क्या होता है क्रूड बर्थ रेट, इस फॉर्मूला से निकल जाती है। इन दैट सेम वे कि पिछले एक साल में या इन द गिवन 1 ईयर 1000 टोटल 1000 के पीछे कितने बच्चे हुए, उसको क्या बोलेंगे क्रूड डेथ रेट। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा उसको डिवाइड करेंगे 10 से और उसके बाद आपका क्या निकल जाएगा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है या फिर नेचुरल ग्रोथ रेट जो है वो आपका निकल जाएगा। इसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए जो भी डेथ रेट और बर्थ रेट में जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलेंगे नेचुरल ग्रोथ रेट बोला जाएगा। चलिए अब वेदांत, किसने रीड नहीं किया? वेदांत ने रीड नहीं किया। चलिए सिर्फ तोमर आप रीड करिए। दे दिया मैंने आपको ऑप्शन, अनम्यूट योरसेल्फ। What happened? नहीं हो रहा? चलिए वंश, you read this slide. मैम Dandi March was against the salt tax, Poon Swaraj, non-cooperation movement, Simon Commission. किससे रिलेटेड था? मैम सॉल्ट टैक्स। सॉल्ट टैक्स। अब ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, जितनी भी रेवोल्यूशन होती है ना यूजुअली, चाहे आप फ्रेंच रेवोल्यूशन ले लो या फिर आप रशियन रेवोल्यूशन ले लो या फिर आप इंडियन रेवोल्यूशन, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल देख लो, सब में जो एक मेन पीछे जो टास्क होता है, जो अथॉरिटी का होता है, वो क्या होता है कि वो रेवेन्यू बहुत ज्यादा अप्लाई करना स्टार्ट कर देते, टैक्सेस बहुत ज्यादा अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड दिस इज द रीजन कि लोग क्या करते हैं बाद में आकर के रिवॉल्ट करते हैं, बिकॉज उनके पास खाने कोई नहीं होता, वो टैक्सेस कहाँ से पे करेंगे, उनको फोर्स किया जाता है। ठीक है, तो अब ये जो दांडी मार्च हुआ था वो किस वजह से हुआ था? सॉल्ट टैक्स की वजह से हुआ था, क्योंकि सॉल्ट क्या है, अमीर भी यूज करेगा गरीब भी यूज करेगा, तो ऐसी चीजों पे टैक्स लगाना अच्छी बात नहीं है। सो इट वॉज रिलेटेड टू सॉल्ट टैक्स। गांधी जी गए थे वहां पे, दांडी मार्च उन्होंने किया था सॉल्ट टैक्स के लिए, एंड देन वहां पे उन्होंने क्या किया था, सॉल्ट खुद बनाया था। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।